हेलो डियर फ्रेंड्स। अपना पीडीए के अंदर टॉपिक चल रहा था। लास्ट टॉपिक था फिजिकल एग्जामिनेशन, अपन ने स्टार्ट किया था और उसी के अंदर हेड एग्जामिनेशन अपन ने देखा था। उसका लास्ट पॉइंट बचा था बर्थ ट्रॉमा। दो प्रकार के बर्थ ट्रॉमा थे। एक तो है सिफेल हेमेटोमा और एक था कैपेट सक्सेडेनम। तो कैपेट सक्सेडेनम अपन ने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। लास्ट बचा है सिफेल हेमेटोमा। सिफेल हेमेटोमा क्या होता है? फर्स्ट पॉइंट, कैपेट सक्सेडेनम से अपोजिट है ये। फर्स्ट पॉइंट क्या है? इट इज एग्जाम्पल ऑफ हेमेटोमा। ठीक है, इट इज एग्जाम्पल ऑफ हेमेटोमा। नेक्स्ट, वो किसका एग्जाम्पल था? कैपेट सक्सीडेनम एडिमा का एग्जाम्पल था। ये हेमेटोमा का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, उसके अंदर फ्लूइड एक्युमुलेट हो रहा था। इसके अंदर क्या एक्युमुलेट होगा? ब्लड। किसका एक्युमुलेशन हो रहा है? ब्लड का एक्युमुलेशन हो रहा है। थर्ड, वहां पर वेन अफेक्ट हो रही थी, मतलब इम्प्रॉपर वीनस ड्रेनेज हो रहा था वहां का, जिस वजह से वो कंडीशन हो रही थी। और ये किसकी वजह से? ड्यू टू रप्चर ऑफ माइनर एमिसरी वेन। ठीक है, यहां पर रप्चर हो रही है। कौन हो रही है? माइनर एमिसरी वेन रप्चर हो रही है, जिस वजह से कंडीशन हो रही है। कैसे हो रही है? ये है हेयर, ये है स्काल, ये है सबक्यूटेनियस टिश्यू, ये है बोन और ये है पेरिओस्टियम। ठीक है, और ये सुचर लाइन। ठीक है, इसके अंदर क्या हो रहा है? कैसे हो रही है कंडीशन? जब बच्चे की डिलीवरी होती है उस कंडीशन के दौरान, जब बच्चे की डिलीवरी हो रही है उस कंडीशन के दौरान वहां पर तो क्या हो रहा था? फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो रहा था। यहाँ पर ब्लड का एक्युमुलेशन हो रहा है। इसके अंदर एक बार देखें, इन तीनों लाइनों को अपन एक्सप्लेन करें तो इट इज एग्जाम्पल ऑफ हेमेटोमा। यहाँ पर माइनर एमिसरी वेन का रप्चर हो रहा है। तो माइनर एमिसरी वेन कहाँ पे है? पेरिओस्टियम और बोन के मध्य में क्या प्रेजेंट है? माइनर एमिसरी वेन प्रेजेंट है। माइनर एमिसरी वेन प्रेजेंट है। ठीक है, इन माइनर एमिसरी वेन में रप्चर होने की वजह से ये कंडीशन हो रही है। और रप्चर कैसे हो रही है वो देखें एक बार। सपोज ये यूट्रस की स्ट्रक्चर है, यहां पर ये सर्वाइकल रिंग है और ये है सिफेलिक प्रेजेंटेशन। ठीक है, सिफेलिक प्रेजेंटेशन बोले तो बच्चे का प्रेजेंटिंग पार्ट क्या है? हेड है। बाहर सबसे पहले कौन सा हिस्सा आएगा? हेड आएगा। ठीक है, जो फीमेल पेल्विस है वो एक टफ स्ट्रक्चर है, नैरो स्ट्रक्चर है। वहां पर क्या होगा? जो माइनर एमिसरी वेन है, किसकी वजह से रप्चर हुई है? फ्रिक्शन की वजह से। फ्रिक्शन किन किन के मध्य में हुआ? फीमेल पेल्विस और हेड ऑफ द न्यूबॉर्न। या
फिटस। ठीक है, बच्चे के हेड और फीमेल के पेल्विस, इन दोनों के मध्य फ्रिक्शन होने की वजह से जो माइनर एमिसरी वेन है वो क्या हो रही है, रप्चर हो रही है। कैसे हुआ? सपोज ये यूट्रस के स्ट्रक्चर है, ये है सर्वाइकल रिंग और सिफेलिक प्रेजेंटेशन है, ये हेड प्रेजेंटेशन है। तो जो फीमेल का पेल्विस, ठीक है, और बच्चे का हेड, इन दोनों के मध्य क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। और फ्रिक्शन होने की वजह से, क्योंकि वो नैरो पार्ट है, फीमेल पेल्विस नैरो पार्ट है, तो फीमेल पेल्विस और बच्चे के हेड के मध्य क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन होने की वजह से जो माइनर एमिसरी वेन है वो क्या होगी, रप्चर होगी। जब यह माइनर एमिसरी वेन रप्चर होगी तो यहां पर क्या होगा, ब्लड एक्यूमुलेट होगा। अपन ने देखा था यदि रप्चर होती है वेन तो उसके अंदर क्या निकलेगा, ब्लड। और यदि परमिएबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो उसके अंदर क्या निकलेगा, फ्लूइड। तो यहां पर क्या हो रहा है, वेन रप्चर हो रही है, तो रप्चर होने की वजह से ब्लड निकलेगा और यह ब्लड यहां पर क्या होगा, एक्यूमुलेट होगा। कहां पर, बोन और पेरियोस्टियम के मध्य। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या थी अपनी, इट इज एग्जांपल ऑफ हेमेटोमा। तो आप जानते हैं ब्लड जहां पर एक्यूमुलेट होता है उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हेमेटोमा। सेकंड कंडीशन, फ्लूइड एक्यूमुलेट हो रहा है या ब्लड, ब्लड एक्यूमुलेट हो रहा है। नेक्स्ट, क्यों हो रहा है ये, माइनर एमिसरी वेन के रप्चर होने की वजह से। यहां फ्रिक्शन लगी, फ्रिक्शन लगने की वजह से अपन ने देखा अंदर क्या हुआ, ये जो माइनर एमिसरी वेन रप्चर हुई है। ठीक है, ये थे 3 पॉइंट। नेक्स्ट, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है अपना, ब्लड एक्यूमुलेट हो रहा है, वो कहां पर हो रहा है, the blood accumulate between पेरियोस्टियम एंड बोन। किन किन के मध्य, बोन और पेरियोस्टियम के मध्य क्या हो रहा है, ब्लड का एक्यूमुलेशन हो रहा है। ये लाइन क्लियर हो गई। नेक्स्ट, क्या ये ब्लड इस सूचर लाइन को क्रॉस कर पाएगा, यहां पर ब्लड है, इसके चारों तरफ क्या प्रेजेंट है, पेरियोस्टियम, फिर भी ये ब्लड इस सूचर लाइन को क्या इस तरफ या इस तरफ क्रॉस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे बैरियर है, पेरियोस्टियम प्रेजेंट है बाहर की तरफ, तो उसकी वजह से नहीं कर पाएगा ये। नेक्स्ट पॉइंट क्या हुआ, इट कैन नॉट क्रॉस द सूचर लाइन, ये सूचर लाइन को क्रॉस नहीं कर पाएगा। ठीक है, किसकी वजह से, पेरियोस्टियम की वजह से। ये लाइन भी क्लियर होगी। नेक्स्ट, अब आप बताएं ये सॉफ्ट है या फिर कंप्रेसिबल है या नॉन कंप्रेसिबल। यदि फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होता तो वो कंडीशन होती सॉफ्ट, लेकिन यहां पर ब्लड हो रहा है एक्यूमुलेट, तो ये कंडीशन कौन सी होगी, हार्ड। हार्ड को अपन क्या कंप्रेस कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, जबकि सॉफ्ट को अपन क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या बना, हार्ड एंड नॉन कंप्रेसिबल। ठीक है, ये भी होगी क्लियर। सातवां पॉइंट, सातवां पॉइंट ये है कि ये कंडीशन जनरेट कब हुई, अराइज कब हुई ये कंडीशन, जन्म से पहले, जन्म के बाद या फिर जन्म के दौरान। ये कंडीशन कब जनरेट हुई, जन्म के पहले हुई या जन्म के बाद हुई या फिर, ठीक है, तो ये कंडीशन जनरेट कब होती है, आफ्टर बर्थ। आफ्टर बर्थ ही क्यों जनरेट हुई है कंडीशन, क्यों अराइज हुई है, इसका रीजन ये है क्योंकि जन्म से पहले लेबर स्टार्ट नहीं हुआ वहां पे, तो बच्चा
इजीली वहां पर रहेगा, कहां पर, यूटेराइन कैविटी के अंदर, किसी प्रकार का फोर्स नहीं है उस पर, तो जन्म से पहले तो कट गया ऑप्शन। नेक्स्ट है जन्म के दौरान फ्रिक्शन कब लगा, जब डिलीवरी हो रही थी। सपोज ये यूट्रस की स्ट्रक्चर है, यहां पर इसकी डिलीवरी हो रही है, ये सर्वाइकल रिंग है और ये सिपेलिक प्रेजेंटेशन है, ठीक है। जब हेड बाहर निकलेगा और हेड बाहर निकलने के बाद में, जब फीमेल बॉडी से हेड जब बाहर निकलेगा, ठीक है, तो उसके बाद में तो तुरंत डिलीवरी हो जाती है। जैसे ही हेड बाहर आएगा, आप जानते हैं हेड बाहर आने के तुरंत बाद में क्या हो जाती है, डिलीवरी हो जाती है। तो ये कब बनता है ये कंडीशन, या कब जनरेट होती है कंडीशन, फ्रिक्शन तो यही लगा, माइनर एमिसरी वेन रप्चर यही हुई, लेकिन अपने को दिखी कब, ये जन्म के बाद, क्योंकि फ्रिक्शन हुआ तो ब्लीडिंग होगी, और ब्लीडिंग होगी तो फिर क्या होगी, स्वेलिंग होगी, ठीक है, उसके बाद में अपने को दिखेगी। तो ये कंडीशन कब जनरेट हुई, आफ्टर बर्थ, ठीक है। वो कंडीशन कब जनरेट हो रही थी, एट बर्थ। नेक्स्ट पॉइंट, ये सेल्फ रिजोल्विंग कंडीशन नहीं है, ठीक है। ये क्या है, नॉट ए सेल्फ रिजोल्विंग कंडीशन, ठीक है, नॉट ए सेल्फ रिजोल्विंग कंडीशन। लेकिन यहां पर स्पेसिफिक ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मतलब दो केस है, एक केस तो ऐसा जिसके अंदर सेल्फ रिजोल्व हो जाएगी, और एक के अंदर है ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी या फिर सर्जरी की जरूरत पड़ेगी। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या हुआ, सॉरी, ट्रीटमेंट में बी रिक्वायर्ड, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसके लिए दो केस बने। क्या बने, यदि फ्रिक्शन क्या है, कम है, फीमेल पेल्विस और बच्चे के हेड के मध्य यदि फ्रिक्शन क्या है, कम है, फ्रिक्शन कम होगा तो ब्लीडिंग क्या होगी, कम होगी, और ब्लीडिंग कम होगी तो स्वेलिंग भी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। क्या देखा अपन ने, यदि फीमेल पेल्विस और बच्चे के हेड के मध्य फ्रिक्शन कम है तो ब्लीडिंग भी कम होगी, और ब्लीडिंग कम होगी तो स्वेलिंग भी कम होगी, स्वेलिंग भी कम होगी, और स्वेलिंग कम होगी तो ये कंडीशन 5 से 7 मंथ के अंदर जो हिमोटोमा होगा, जो ब्लड का थक्का होगा, ठीक है, वो 5 से 7 महीने के अंदर सेल्फ रिजोल्व हो जाएगी, ऑटोमेटिकली सही हो जाएगी। कंडीशन कौन सी है इसके अंदर, ऑटोमेटिकली कब सही होगी है, यदि फ्रिक्शन कम है तब, क्योंकि फ्रिक्शन कम होगा तो आगे कंडीशन क्या होगी, मतलब ब्लीडिंग भी कम होगी और स्वेलिंग भी कम होगी। नेक्स्ट सेकंड केस क्या बना, यदि फ्रिक्शन क्या है, ज्यादा है, फ्रिक्शन ज्यादा है तो ब्लीडिंग क्या होगी, ज्यादा, यदि फ्रिक्शन ज्यादा है फीमेल पेल्विस और बच्चे के हेड के मध्य तो ब्लीडिंग भी ज्यादा होगी। जब ब्लीडिंग ज्यादा होगी तो स्वेलिंग कितनी होगी, वो भी ज्यादा होगी, ठीक है। बर्थ के बाद में यदि ब्लीडिंग नहीं रुक रही है, यहां पर ब्लीडिंग कम हो रही है, जन्म के बाद में ब्लीडिंग यहां पर स्टॉप हो रही है, जन्म के बाद में यहां पर ब्लीडिंग स्टॉप हो रही है, लेकिन यहां पर जन्म के बाद में ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो रही है, कंटिन्यूअस चल रही है, ठीक है। यहां पर कंटिन्यूअस नहीं चल रही, यहां पर ब्लीडिंग कंटिन्यूअस चल रही है जन्म के बाद भी। तो इस कंडीशन के अंदर स्पेशल सर्जरी की रिक्वायरमेंट होगी। क्या करेंगे इसके अंदर, सर्जरी के अंदर, इस सर्जरी के अंदर क्या होगा, जिन जिन वेन में रप्चर हुआ है या वेन जहां पर रप्चर हुई है उनको लाइगेट कर दिया जाएगा, बांध दिया जाएगा उनको, ठीक है। फिर से देखें एक बार, यहां पर ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसके लिए दो केस है, एक केस यदि फ्रिक्शन कम है फीमेल पेल्विस और बच्चे के हेड के मध्य तो ब्लीडिंग भी कम होगी और स्वेलिंग भी कम होगी। जब स्वेलिंग कम होगी और ये कंडीशन, इस कंडीशन के अंदर ब्लीडिंग यदि स्टॉप हो जाती है, ब्लीडिंग, फ्रिक्शन कम होगा, ब्लीडिंग कम होगी और स्वेलिंग कम होगी, प्लस में एक कंडीशन हो रहा है कि ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए जन्म के बाद में, तो 5 से 7 महीने के अंदर ये ऑटो रिजोल्व हो जाएगी। नेक्स्ट, यदि फ्रिक्शन ज्यादा है
ब्लीडिंग भी ज़्यादा है और स्वेलिंग भी ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर ब्लीडिंग कंटिन्यू चल रही है जन्म के बाद में, तो इस कंडीशन के अंदर क्या होगी, सर्जरी की रिक्वायरमेंट होगी, और वो सर्जरी के अंदर क्या करेंगे, जो वेन रप्चर हुई है उनको लाइगेट कर देंगे। ठीक है, तो ये था हेड एग्जामिनेशन, और उसके अंदर लास्ट पॉइंट 5, ठीक है, बर्थ ट्रॉमा। नेक्स्ट एग्जामिनेशन है अपना आई एग्जामिनेशन। आई एग्जामिनेशन के अंदर अपने को फिजिकल एग्जामिनेशन जब अपन करेंगे तो उस कंडीशन में क्या दिखेगा, सबसे पहले अपने को आई बॉल चेक करना है, आई बॉल है या नहीं है। सेकंड है आई एग्जामिनेशन, और आई एग्जामिनेशन के अंदर फर्स्ट पॉइंट है आई बॉल चेक करना अपने को। आई बॉल फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू असेस करेंगे अपन कि है या नहीं, ठीक है। यदि आई बॉल प्रेजेंट है और आई बॉल एब्सेंट है, दो केस बने, या तो जन्म के समय मतलब जन्म के बाद में देखेंगे जब अपन फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो आई बॉल प्रेजेंट है, तो वो तो कंडीशन क्या है, नॉर्मल है। क्योंकि आई बॉल यदि एब्सेंट है तो वो कंडीशन कौन सी होगी, एबनॉर्मल। उस कंडीशन को क्या बोलेंगे अपन, एनोप्थेल्मिया। यदि जन्मजात आई बॉल बच्चे के अंदर एब्सेंट है, उस कंडीशन को बोलेंगे एनोप्थेल्मिया। दो प्रकार की हो सकती है, ये भी हो सकता है एक आई बॉल एब्सेंट हो सकता है दोनों आई बॉल एब्सेंट हो। यदि एक आई बॉल एब्सेंट है तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, यूनिलेटरल एनोप्थेल्मिया। यदि दोनों आई बॉल एब्सेंट है तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, बाइलेटरल एनोप्थेल्मिया। क्या देखा अपन ने, जब आई का अपन फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे उस दौरान अपन आई बॉल को असेस करेंगे। यदि आई बॉल है तो नॉर्मल कंडीशन है, और नहीं है तो उस कंडीशन क्या बोलेंगे, एनोप्थेल्मिया। ठीक है, जो दो प्रकार का हो सकता है, या तो एक आई बॉल एब्सेंट हो या दोनों एब्सेंट हो। एक एब्सेंट हो गया तो यूनिलेटरल एनोप्थेल्मिया, और दोनों हो गए तो बाइलेटरल एनोप्थेल्मिया। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट क्या है इसके अंदर, इसके बाद में अपने को असेस करना है या चेक करना है eyes should be clean। आंखें कैसी होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए। किसी भी प्रकार का वहां पर इंफेक्शन नहीं होना चाहिए, या पुरुलेंट डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए। ठीक है, पुरुलेंट डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए, या किसी भी प्रकार का इंफेक्शन नहीं होना चाहिए, या फिर रेडनेस नहीं होनी चाहिए। क्या देखना है अपने को, यदि रेडनेस होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इंफेक्शन होगा। तो दो कंडीशन देखनी है अपने को, कौन कौन सी, नॉर्मली आई बॉल आई कैसी होनी चाहिए, नॉर्मली बच्चे की आंखें कैसी होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए। ठीक है, किसी भी प्रकार का पुरुलेंट डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए, या रेडनेस नहीं होना चाहिए। क्योंकि रेडनेस होगा तो वो किसको इंडिकेट करेगा, इन्फेक्शन को। सपोज रेडनेस प्रेजेंट है बच्चे की आंखों में, क्या सपोज रेडनेस प्रेजेंट है बच्चे की आंखों में, तो वो किसको इंडिकेट करेगा, इन्फेक्शन को। किसको इंडिकेट करेगा, इन्फेक्शन को। और दो प्रकार का इन्फेक्शन हो सकता है यहाँ पे। फर्स्ट वन, क्या हो सकता है, यदि बच्चे की आंखें रेड है, रेडनेस प्रेजेंट है,
तो वो इंडिकेट करेगा इन्फेक्शन को। दो प्रकार का इन्फेक्शन हो सकता है, पहला है ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम एंड दूसरा है नियोनेटल कंजक्टिवाइटिस। ठीक है, ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम एंड नियोनेटल कंजक्टिवाइटिस। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम, उसका पॉजिटिव एजेंट क्या होता है, नाइजीरिया गोनोकोकाई बैक्टीरिया होता है। कई बार ये क्वेश्चन आता है ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम का पॉजिटिव एजेंट कौन सा बैक्टीरिया होता है, नाइजीरिया गोनोकोकाई। नेक्स्ट जो इन्फेक्शन कौन सा है, नियोनेटल कंजक्टिवाइटिस। नियोनेटल कंजक्टिवाइटिस का पॉजिटिव एजेंट कौन सा बैक्टीरिया है, क्लेमाइडा क्लेमाइडिया ट्रेकोमाइटिस। क्लेमाइडिया ट्रेकोमाइटिस ये पॉजिटिव एजेंट किसका है, नियोनेटल कंजक्टिवाइटिस का। क्या देखा अपन ने, आई एग्जामिनेशन के अंदर आई शुड बी क्लीन, आंखें क्लीन होनी चाहिए। यदि क्लीन होनी चाहिए तो अपने को क्या देखना चाहिए, इसके अलावा किसी भी प्रकार का पुरुलेंट डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार की रेडनेस नहीं होनी चाहिए। यदि रेडनेस प्रेजेंट है तो वो किसको इंडिकेट करेगी, इन्फेक्शन को। और दो प्रकार का इन्फेक्शन हो सकता है आंखों के अंदर, बच्चे की आंखों के अंदर दो प्रकार का इन्फेक्शन हो सकता है, या तो ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम या फिर नियोनेटल कंजक्टिवाइटिस। ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम का पॉजिटिव एजेंट क्या होता है, नाइजीरिया गोनोकोकाई। और नियोनेटल कंजक्टिवाइटिस का पॉजिटिव एजेंट कौन सा बैक्टीरिया होता है, क्लेमाइडिया ट्रेकोमाइटिस। ठीक है, और आप जानते हैं जो नाइजीरिया गोनेरिया है, जो एडल्ट के अंदर कौन सा डिजीज कोज करता है, एसटीडी, सेक्सुअल डिजीज कोज करता है एडल्ट के अंदर यही बैक्टीरिया। ठीक है, दो पॉइंट देखे अपन ने। नेक्स्ट अपने को चेक करना है इसके अंदर रेड रिफ्लेक्स। इसके बाद में क्या चेक करना है, आंखों के अंदर रेड रिफ्लेक्स चेक करना है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है रेड रिफ्लेक्स। रेड रिफ्लेक्स के अंदर अपने को क्या देखना होता है, सपोज ये है आई, ये है लेंस, ये है रेटिना। यहां पर अपने को क्या करना होता है, एक रेड लाइट डालनी होती है लेंस के ऊपर। लेंस के ऊपर जैसे ही रेड लाइट डालेंगे तो ये लाइट आगे जाकर कहां पर गिरेगी, रेटिना के ऊपर गिरेगी, और वहां से ये रिफ्लेक्ट होके कहां पर जाएगी, अंदर। ठीक है, रेटिना से लाइट क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, जिस वजह से यहां पर क्या दिखेगा, आंखें पूरी लाल दिखेगी। उसको क्या बोलेंगे, रेड रिफ्लेक्स। क्या देखा, रेड रिफ्लेक्स क्या होता है, एक तो इंस्ट्रूमेंट होता है ऑप्थेल्मोस्कोप। रेड रिफ्लेक्स से पहले अपन देखें, एक इंस्ट्रूमेंट होता है ऑप्थेल्मोस्कोप, जिसका यूज अपन करते हैं आंख की इनर स्ट्रक्चर को चेक करने के लिए। ठीक है, ऑप्थेल्मोस्कोप होता है, उससे आंख की इनर स्ट्रक्चर को चेक किया जाता है। ठीक है, रेड लाइट अपन यू नहीं डालेंगे, रेड कोई भी बैटरी आ गई उससे डाल देंगे, नहीं, ऑप्थेल्मोस्कोप से होगा। जब एग्जामिनर ऑप्थेल्मोस्कोप से क्या करेगा, रेड रिफ्लेक्स चेक करेगा, तो उसके अंदर क्या होगा, जब ऑप्थेल्मोस्कोप से रेड लाइट गिरेगी लेंस के ऊपर, वहां से जाएगी रेटिना पर, और रेटिना पर गिरने से वो क्या दिखेगा, यहां पर रेडनेस प्रेजेंट होगी आंख के अंदर, क्योंकि लाइट रिफ्लेक्ट होगी।
तो दो कंडीशन प्रेजेंट हो गई, यहाँ पे दो कंडीशन हो गई, या तो रेड रिफ्लेक्स प्रेजेंट है, या तो रेड रिफ्लेक्स प्रेजेंट है, या रेड रिफ्लेक्स एब्सेंट है। यदि रेड रिफ्लेक्स प्रेजेंट है तो वो कंडीशन कौन सी होगी? नॉर्मल। अपने अंदर भी है ये, यदि रेड रिफ्लेक्स प्रेजेंट है तो वो कंडीशन होगी नॉर्मल, यदि रेड रिफ्लेक्स एब्सेंट है तो वो कंडीशन होगी एबनॉर्मल। ठीक है, क्या देखा अपन ने? यदि रेड रिफ्लेक्स एब्सेंट है तो वो कंडीशन है एबनॉर्मल, और वो एबनॉर्मल कंडीशन किसको इंडिकेट करेगी? कैटरेक्ट को। ठीक है, बच्चे के अंदर किसको इंडिकेट करेगी? वो कंजेनाइटल कैटरेक्ट, जन्मजात मोतियाबिंद को इंडिकेट करेगी। फिर से सुने, यदि रेड रिफ्लेक्स प्रेजेंट है तो वो कंडीशन है नॉर्मल, और यदि एब्सेंट है तो उस कंडीशन को बोलेंगे एबनॉर्मल। ठीक है, तो वो एबनॉर्मल कंडीशन कौन सी हुई? कंजेनाइटल कैटरेक्ट, जन्मजात मोतियाबिंद। इस कंडीशन के अंदर क्या होगा? नॉर्मली अपन देखें तो लेंस क्या होता है? क्लियर होता है, पारदर्शी होता है। तो यहां पर लेंस पारदर्शी नहीं होकर कैसा होगा? दूसरा रंग का होगा। ठीक है, धुंधला होगा। ठीक है, क्लियर नहीं होगा, धुंधला होगा, क्योंकि यहां पर रेड रिफ्लेक्स एब्सेंट होगा। कैटरेक्ट के अंदर क्या होता है? जो लेंस की जो कलर होती है वो क्लियर नहीं होती, पारदर्शी नहीं होती है, वो कैसा होता है? धुंधला होता है, मतलब दूसर कलर का होता है। ठीक है, तो ये है कंजेनाइटल कैटरेक्ट। किस वजह से हुआ? यदि रेड रिफ्लेक्स एब्सेंट है तो। ठीक है, अब नन्ना मुन्ना अभी आया है धरती पर, तो उसके कैटरेक्ट तो पहले ही हो गया। उसने कौन सी वो ऐसी कौन सी अपराध की थी उसने कि तो उसके कैटरेक्ट हो गया। तो इसका कोज देखे अपन, क्या इसका कोज देखे अपन? रेड रिफ्लेक्स यदि प्रेजेंट है तो नॉर्मल, एब्सेंट है तो एबनॉर्मल, और ये कंजेनाइटल कैटरेक्ट को इंडिकेट करेगा। नेक्स्ट कंडीशन ये है कि कंजेनाइटल कैटरेक्ट क्यों हुआ बच्चे को। ठीक है, यहां पर बच्चा इंसाफ मांग रहा है कि मेरे कैटरेक्ट हुआ तो क्यों हुआ? मैं तो जन्म लिया हूं, मेरे कुछ हुआ ही नहीं, मैंने कुछ किया ही नहीं। तो उसका सॉल्यूशन क्या है? उसको भी तो समझाना पड़ेगा। तो उसको यूं समझाना पड़ेगा, यदि किसी प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर, या मैं बोल सकता हूं फर्स्ट 3 महीने के अंदर, यदि किसी प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर प्रथम 3 महीने में फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर रुबेला का इन्फेक्शन हुआ है, किसका इन्फेक्शन हुआ है? रुबेला का इन्फेक्शन हुआ है, तो वो कंडीशन किसको इंडिकेट करेगी बच्चे के अंदर? सीआरएस। क्या हुआ? बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि मैंने अभी कुछ किया नहीं, तो मेरे कैटरेक्ट क्यों हुआ? उसका आंसर क्या निकला कि आपकी मदर के फर्स्ट 3 महीनों के अंदर, या एक प्रेग्नेंट फीमेल के 3 महीने में यदि रुबेला का इन्फेक्शन है तो वो बच्चे के अंदर कोज करेगा कंजेनाइटल रुबेला सिंड्रोम। ठीक है, और इस कंजेनाइटल रुबेला सिंड्रोम के अंदर 3 बीमारियां आती है। कौन कौन सी? फर्स्ट वन कंजेनाइटल कैटरेक्ट। ठीक है, फर्स्ट वन। सेकंड वन डीफनेस, एंड थर्ड वन पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। क्या है? पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। जो अपन हार्ट की जब डिजीज पोर्शन डिस्कस करेंगे वहां पे आएगा ये पीडी। ठीक है, क्या है कहानी? है यदि एक फीमेल प्रेग्नेंट हुई है तो उसके फर्स्ट 3 महीने के अंदर यदि उसमें रुबेला का इन्फेक्शन है तो वो बच्चे के अंदर कंजेनाइटल रुबेला सिंड्रोम कोज करेगा, और वो कंजेनाइटल रुबेला सिंड्रोम 3 बीमारियों को लेके आती है। कौन कौन सी? एक तो कंजेनाइटल
कैटेरेक्ट, एक डिफनेस और एक पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। ठीक है, ये था फोर्थ पॉइंट। लास्ट पॉइंट है आइज के फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर प्यूपिल एग्जामिनेशन। प्यूपिल एग्जामिनेशन फिफ्थ पॉइंट है। प्यूपिल एग्जामिनेशन, प्यूपिल एग्जामिनेशन के अंदर एक निमोनिक है, पैरला। ठीक है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? जब अपन प्यूपिल्स का फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो इस निमोनिक का मतलब क्या निकला? पी का मतलब हुआ प्यूपिल, ई का मतलब हुआ इक्वल, आर का मतलब हुआ राउंडेड, आर का मतलब हुआ रिएक्टिव टू, एल बोले तो लाइट, एंड अकोमोडेशन बोले तो सामंजस्य। क्या मतलब निकला इस निमोनिक का? प्यूपिल का एग्जामिनेशन करेंगे तो ये निमोनिक है, इसका मतलब क्या निकला? प्यूपिल क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए, समान होने चाहिए, राउंडेड होने चाहिए। इसके अलावा रिएक्टिव टू, रिएक्टिव होने चाहिए। क्या होने चाहिए? रिएक्टिव होने चाहिए किसके प्रति? लाइट के प्रति। कैसे? सपोज अभी ब्राइट लाइट है और एक है डिम लाइट। ठीक है, तो ब्राइट लाइट के अंदर प्यूपिल्स कैसे होंगे? डायलेट होंगे या कॉन्स्ट्रिक्ट होंगे? तो ब्राइट लाइट के अंदर आप जानते हैं प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट होंगे, और जब डिम लाइट है तो डिम लाइट के अंदर प्यूपिल कैसे होंगे? डायलेट होंगे। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा रोशनी अंदर आए। यहां तक क्लियर होगी? नेक्स्ट है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन मतलब सामंजस्य। ठीक है, सामंजस्य का मतलब क्या है? तो जो प्यूपिल की जो फोकस है उसको एडजस्ट करना। कैसे? सपोज कोई छत पे खड़ा है और नीचे सड़क है, वहां पर किसी ने नई गाड़ी लेके आई है, तो छत पे खड़ा खड़ा वो देख रहा है किसको? नई कार को। उसका प्रॉपर कंसंट्रेशन कहां पर है? उस कार पे है, और सडन जस्ट उस कार के पास से कोई गुजरता है तो उसकी नजर उस कार पे नहीं होके कहां पर होती है? जो गुजरा है उसी पे। अब आप भी जानते हैं कौन गुजर सकता है। ठीक है, या दूसरा एग्जांपल मैं बताऊं। सपोज ये दो पेन है। ठीक है, अभी मैं देख रहा हूं कैमरे की तरफ। ठीक है, अभी मैं देख रहा हूं कैमरे की तरफ और अब मैंने देखा पेन की तरफ। ठीक है, ये क्या हुआ? अकोमोडेशन। फिर से देखें, अभी मैं देख रहा हूं कैमरे की तरफ और अब मैं देख रहा हूं किसकी तरफ? पेन की तरफ। ठीक, मैंने आई बॉल को मूवमेंट नहीं करवाया साइड में, या मतलब नेक को मूवमेंट नहीं करवाया, यहां से मैंने प्यूपिल की जो फोकस है उसी को एडजस्ट कर लिया। पहले मैंने देखा कैमरे की तरफ और फिर मैंने देखा पेन की तरफ। ना तो नेक इधर हुई ना उधर हुई। ठीक है, ना ऊपर हुई ना नीचे हुई। तो ये था एकोमोडेशन, बोले तो सामंजस्य। और ये है आई एग्जामिनेशन। नेक्स्ट है ईयर एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर ही थर्ड पॉइंट है अपना ईयर एग्जामिनेशन। ईयर एग्जामिनेशन। ठीक है, ईयर एग्जामिनेशन में जब अपन ईयर्स का फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो उस कंडीशन में अपने को फर्स्ट पॉइंट तो वही क्या चेक करनी है कि कान है या नहीं है। ठीक है, कान लापता तो नहीं है, तो वो चेक करना है। यदि ईयर उसके अंदर क्या है? प्रेजेंट है। ठीक है,
जब अपन बच्चे का फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो दो कंडीशन होगी। फर्स्ट कंडीशन क्या है, यदि ईयर उसके प्रेजेंट है, या मैं बोलूं ईयर या एक्सटर्नल ईयर, एक्सटर्नल ईयर, क्योंकि इनर ईयर को तो अपन देख नहीं पाएंगे, या फिर ईयर पिन्ना। ठीक है, एक्सटर्नल ईयर या ईयर पिन्ना यदि प्रेजेंट है तो वो कंडीशन कैसी होगी, नॉर्मल। ठीक है, यदि एब्सेंट है, यदि ईयर पिन्ना एब्सेंट है तो वो कंडीशन कैसी होगी, एबनॉर्मल। वो कंडीशन कैसी होगी, एबनॉर्मल। और उस कंडीशन को किस नाम से जानेंगे, एनोटिया। ठीक है, क्या देखा अपन ने, जब अपन ईयर्स का फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो अपन ने को देखना है सबसे पहले कि ईयर पिन्ना या फिर एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट है या नहीं है। प्रेजेंट है तो नॉर्मल कंडीशन है, और यदि एब्सेंट है तो एक एबनॉर्मलिटी को इंडिकेट करेगा, और उस एबनॉर्मलिटी को क्या नाम है, उस एबनॉर्मलिटी का नाम क्या होगा, एनोटिया। नेक्स्ट पॉइंट, ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, हो सकता है ईयर पिन्ना या एक्सटर्नल ईयर छोटा हो या बड़ा हो। ठीक है, कान छोटा भी हो सकता है, कान बड़ा भी हो सकता है। तो ईयर पिन्ना या एक्सटर्नल ईयर, दो केस हैं इसके अंदर भी। कौन कौन से, या तो ईयर पिन्ना या एक्सटर्नल ईयर क्या है, बड़ा है, या छोटा है। कौन कौन से केस बने, या तो ईयर पिन्ना छोटा है या ईयर पिन्ना बड़ा है। तो ईयर पिन्ना छोटा है या बड़ा है, तो छोटा हो गया तो उसको अपन क्या बोलेंगे, माइक्रोटिया, और बड़ा हो गया तो उसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल कंडीशन। ठीक है, यदि छोटा है तो उसको बोलेंगे अपन माइक्रोटिया, और बड़ा है तो उसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल कंडीशन। यदि ईयर पिन्ना बड़ा है, ठीक है, नॉर्मल है, चलेगा। ठीक है, लेकिन यदि छोटा है तो उस कंडीशन को बोलेंगे अपन माइक्रोटिया। क्या बोलेंगे, माइक्रोटिया। अब माइक्रोटिया भी दो प्रकार का हो सकता है, या तो यूनिलेटरल या बाइलेटरल। ठीक है, यूनिलेटरल बोले तो एक साइड का कान कैसा होगा, छोटा होगा। बाइलेटरल बोले तो दोनों साइड के कान कैसे होंगे, छोटे होंगे। क्या देखा अपन ने, जब अपन एक्सटर्नल ईयर को चेक करेंगे तो यदि वो बड़ा है, हाथी की तरह बड़ा है, तो कोई दिक्कत नहीं, चलेगा वो तो। लेकिन छोटा है तो वो इंडिकेट करेगा माइक्रोटिया को, और माइक्रोटिया यूनिलेटरल और बाइलेटरल दोनों तरह का हो सकता है, एक साइड का भी हो सकता है या फिर दोनों साइड का भी हो सकता है। ये दोनों पॉइंट। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, अब यदि एक्सटर्नल ईयर नॉर्मल है या ईयर पिन्ना नॉर्मल है, अब अपन चेक करेंगे ईयर कार्टिलेज को। क्या चेक करेंगे, थर्ड पॉइंट क्या होगा, ईयर कार्टिलेज को अपन चेक करेंगे। ठीक है, दोनों पॉइंट में अपन ने अब से पहले क्या देखा, ईयर पिन्ना को चेक किया। अब यदि ईयर पिन्ना नॉर्मल है तो अब ईयर पिन्ना या फिर एक्सटर्नल ईयर के जो कार्टिलेज है उनको चेक करेंगे। अब इन कार्टिलेज को चेक करेंगे तो उसके अंदर क्या हो सकता है, दो कंडीशन हो सकती है, या तो ये ईयर कार्टिलेज सॉफ्ट हो सकता है, एक कंडीशन तो ये हो सकती है, या तो ये सॉफ्ट हो सकता है या फिर ये फर्म हो सकता है। ठीक है, सॉफ्ट और फर्म में क्या मतलब निकला इसका, सॉफ्ट बोले तो ये ईयर पिन्ना है, यदि मैं इसको ऐसे बेंड करूं तो वो क्या होगा,
बिल्कुल धीरे धीरे जाके, या तो पहले तो ये बैंड रहेगा और बहुत धीरे धीरे कुछ टाइम बाद में जाके नॉर्मल अपनी कंडीशन में आएगा। ठीक है, और फर्म के अंदर देखूं तो जैसे ही मैं बैंड करूंगा ईयर पिन्ना को, तो ये क्या होगा, इंस्टेंटली वापस उस अपनी लोकेशन पे चला जाएगा, अपनी जगह पे चला जाएगा। दोनों में अंतर इतना ही हुआ, यहां पे बैंड किया तो ये इंस्टेंटली अपनी लोकेशन पे चला जाएगा, और ये पहले तो बैंड रहेगा फिर धीरे 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 जाके अपनी लोकेशन पे जाएगा या अपनी पोजीशन पे जाएगा ईयर पिन्ना। तो अब ये जो फर्म है और सॉफ्ट ईयर पिन्ना है या फिर कार्टिलेज है, सॉफ्ट ईयर पिन्ना एंड फर्म ईयर पिन्ना, ठीक है, कार्टिलेज के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं अपन। तो जब सॉफ्ट मिल रही है तो उस कंडीशन या फिर ये कंडीशन कहां पर मिलेगी, प्री टर्म के अंदर। ठीक है, ये कंडीशन किसके अंदर मिलेगी, प्री टर्म के अंदर मिलेगी, और फर्म वाली केस किसके अंदर मिलेगी, टर्म के अंदर। ठीक है, दोनों कंडीशन समझ में आ गई। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है इसका, फोर्थ पॉइंट, लोकेशन। जब अपन ईयर की लोकेशन देखेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू, तो वो कहां पर होनी चाहिए। लास्ट पॉइंट है इसका, लोकेशन। ठीक है, लोकेशन में क्या देखना है अपने को, जब आंख का आउटर कैंथस है, आंख के अंदर दो कैंथस है, एक तो इनर कैंथस और एक आउटर कैंथस। जब अपन आउटर कैंथस से एक लाइन ड्रॉ करें, कहां तक, ईयर पिन्ना तक, ठीक है, ये कंडीशन है। सपोज ये किसी महानुभाव की आंख है, उस आंख का ये तो है इनर कैंथस, ये है आउटर कैंथस, ये है इनर कैंथस, ये है आउटर कैंथस। जब अपन आउटर कैंथस से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो लाइन ड्रॉ करेंगे तो इसके अंदर तीन केस मिलेंगे। ठीक है, कौन कौन से केस मिलेंगे, तीन केस मिलेंगे इसके अंदर। या तो ईयर पिन्ना इस लाइन से ऊपर हो या इसके बराबर हो या इसके नीचे हो। मतलब जब आउटर कैंथस से अपन लाइन ड्रॉ करेंगे, ऐसे देखेंगे, तो या तो ये यहां पर जो लाइन होगी उससे ईयर पिन्ना ऊपर होगी या फिर नीचे होगी या इसके इक्वल होगी। यदि ईयर पिन्ना ऊपर है इस लाइन से, तो ये कंडीशन क्या है, नॉर्मल। ईयर पिन्ना यदि इस लाइन से जो अपन ने ड्रॉ की आउटर कैंथस से, उससे ऊपर है तो नॉर्मल है। यदि ईयर पिन्ना इस लाइन के इक्वल है, वो भी कंडीशन क्या है, नॉर्मल है। लेकिन ये जो आउटर कैंथस से जो लाइन ड्रॉ करे अपन ने की है, उससे यदि ईयर पिन्ना कहां पर है, नीचे है, तो ये कंडीशन कौन सी हो गई, एबनॉर्मल हो गई। क्या हो गई, एबनॉर्मल हो गई। और ये कंडीशन, इस कंडीशन को बोलते हैं लो सेट ईयर्स। इस कंडीशन को बोलते हैं लो सेट ईयर्स। यदि अपन ने लाइन ड्रॉ की, वहां से नीचे है ईयर पिन्ना, तो ये एक एबनॉर्मलिटी है। वो किसको इंडिकेट करती है, लो सेट ईयर्स को। और किस वजह से हुई ये कंडीशन अराइज हुई, किससे, डाउन सिंड्रोम से। क्या मतलब निकला इसका, एबनॉर्मलिटी वाला केस देखिए अपन। यदि किसी बच्चे के अंदर डाउन सिंड्रोम है, यदि किसी बच्चे के अंदर डाउन सिंड्रोम है, तो उसके अंदर ये केस मिल सकता है, लो सेट ईयर्स। उसका मतलब क्या निकला, जो अपन ने लाइन ड्रॉ की उससे नीचे होगी ईयर पिन्ना। ठीक है, ये था ईयर एग्जामिनेशन।
नेक्स्ट है नोज एग्जामिनेशन। नोज एग्जामिनेशन अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, नोज एग्जामिनेशन। और इस क्लास में अपन ने क्या क्या देखा, हेड एग्जामिनेशन का लास्ट पॉइंट, उसके बाद में आई एग्जामिनेशन, देन ईयर एग्जामिनेशन, इसके बाद में नोज एग्जामिनेशन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।